हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर जैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। मियाँ नवाज़ शरीफ बिलाखिर बुलडोज़र पर सवार हो गए हैं और हर चीज़ रोनते जा रहे हैं। जो उनका नैरेटिव है, बहुत कोशिश की, शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो वज़ीर आज़म हैं उन्होंने भी बचाने की, उसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने भी एक स्टेटमेंट दे दी, पर आज तो मियाँ साहब ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जो स्टेटमेंट है उसको भी रिजेक्ट कर दिया। क्या कहा पहले सुन लीजिए मियाँ साहब का, फिर आगे बात करते हैं। मेरा ख्याल है कि एक तो जो कल का जो एलामिया है वो बिल्कुल गलत है और मैं उसको रिजेक्ट करता हूँ। मुझे भी मालूम है, शहरी नहीं बल्कि पाकिस्तान की कौम ने मुझे पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनाया है और मैं बहुत कुछ जानता हूँ। मेरा ये ख्याल है कि वक्त आ गया है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। अब पता लगना चाहिए इस मुल्क को इस नहज पे पहुंचाया किसने है। और मैं बड़े ज़ोरदार तरीके से ये बात करना चाहता हूँ कि एक कौमी कमीशन अब बनना चाहिए और पता लगना चाहिए कि कौन है वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान को यहाँ तक पहुँचाया है और कौन है वो लोग जो पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ की बात करते रहे हैं। और जब मैंने अपना ये सब बातें वहाँ पर की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में, तो उसको तो डॉन लीक्स बना दिया गया था और यही बात हमारे आज दोस्त हैं वो भी कह रहे हैं। जी मुस्तर साहब, आप कुछ इसके बाद जो मौजूदा वज़ीर आज़म साहब हैं उन्होंने भी कुछ कहा है, वो भी आप सुनाना चाहिए। एक तो ये बड़ी बात हुई थी 2 दिन से कि जनाब जो मौजूदा वज़ीर आज़म का बयान है कि ये नवाज़ शरीफ साहब का इंटरव्यू जो है एक निजी अखबार को वो जो है तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। तो आज मुझे ये लगा कि नेशनल असेंबली में उन्होंने उस बात को भी थोड़ा सा मेंड किया और वो भी उसी नैरेटिव की तरफ चले गए जिसकी तरफ नवाज़ शरीफ इशारा कर रहे हैं कि हर एक को गद्दार करार देना चाहिए या नहीं, या इस सारी सूरत हाल में। तो पहले उनका भी सुन लीजिए, फिर हम तफसील से इस पर बात करते हैं। एक ने भी वो अखबारी खबर नहीं पढ़ी हुई। अगर ये पढ़ी होती तो ये बातें ना करते। मैं हकीकत से आपको कहता हूं कि जिस शख्स ने इस मुल्क को नाकाबिल तस्खीर बनाया, आज यहां पर गद्दारी की बातें हो रही हैं। ये चीज काबिल कबूल नहीं है। किसी को यहां हुबुल वतनी का सर्टिफिकेट देने का ना इख्तियार है और ना जरूरत है। यही अगर आप वो स्टेटमेंट पढ़ लें जो कि एक बड़े इंटरव्यू का हिस्सा है, जनरल मुशर्रफ ने भी इस इशू पर बड़ी डिटेल्ड बातें की हैं। जनरल पाशा जो DGISI थे उन्होंने बहुत लंबी चौड़ी बातें की हैं। इमरान खान की स्टेटमेंट भी मौजूद है। पाकिस्तान के सफीर अमेरिका में रहे हैं, उन्होंने भी बातें की हैं। रहमान मलिक साहब जो इंटीरियर मिनिस्टर रहे हैं उन्होंने भी बातें की हैं। अब इशू ये है कि जो उस इंटरव्यू में जो कहा गया और जिस तरह उसको लिखा गया, वहां से सारा मामला पैदा हुआ। मिस इंटरप्रेट किया अपने मकासद के लिए इंडिया ने, और ये हमारी बदकिस्मती है कि हम उन बातों को जो इंडिया अपने मकासद के लिए कर रहा था हम उनको लेकर चल पड़े। तो इससे तो कुछ थोड़ा सा ऐसे नहीं लग रहा कि अगर कि जब NSC मीटिंग के बाद और बयानिए के बाद अगर शायद खाकान अब्बासी साहब मिले होंगे नवाज शरीफ साहब से, तो कुछ मुकब्बत वाला डायलॉग नवाज शरीफ ने बोला होगा कि तुम क्या समझ के आए थे, सरदार खुश होगा, शाबाशी देगा क्यों। तो और अब ये दोबारा उसी लाइन पर आ रहे हैं। यार कल की जो बहस हमारी थोड़ा तृष्णा रह गई, हाँ, तो उसको दोबारा करना क्या चाह रहे हैं। तृष्णा तो रहेगी। अब ये अब्बासी साहब का बयान है, इंतज़ार है कि हमने तो छोटा सा एक टुकड़ा सुनाया, तकरीर तो बहुत लंबी थी। एक उन्होंने इंपॉर्टेंट बात की, उन्होंने कहा जी ये आप गद्दार वद्दार जो हैं वो छोड़ें, अगर आप भी चाहते हैं कमीशन कायम हो और मियाँ साहब भी चाह रहे हैं तो हुकूमत को तो कोई एतराज़ नहीं है और हम तो इसके लिए भी तैयार हैं कि आखिरी दिन आखिरी सेकंड भी अगर आप एग्री कर जाएं तो हम कमीशन बना के चले जाएं। ये भी इन्होंने कहा। हाँ, बिल्कुल इंटरेस्टिंग। मियाँ साहब किसी कमीशन ज़ाहिर है उन्होंने कहा तो है, लेकिन वो उस मूड में है नहीं। सिर्फ एक हफ्ते पीछे चले जाएं कि सूरत हाल क्या थी, कि ये थी कि अच्छा जनाब मुस्लिम लीग नून बहुत दिफाई पोजीशन में है और नवाज़ शरीफ को जेल हो जाएगी, जो
हो भी जाए इंतखाबात से पहले तो ये सारी सूरत उसमें ये लग रहा था कि नून लीग का जो है नैरेटिव, फिर जाहिर है आपको पता है जोक दर जोक जो है ये फसली बटेरे कह लें उनको, या आप इनके इलेक्टेबल्स कह लें नून लीग के, वो भी उड़ के जा रहे थे। और बात ये हो रही थी कि किसी तरह रोक नहीं पा रहे। निगरान वज़ीर आज़म के ऊपर भी खासी जो है वो कशमकश चल रही है। 15 तारीख यानी आज उनको अनाउंस करना था, लेकिन अब डिसाइड ये हुआ है कि बिल्कुल 3-4 रोज़ पहले जब यह हुकूमत जो है अपना वक्त पूरा कर लेगी उससे पहले वो चीज़ अनाउंस होगी। तो उसमें भी खासी अभी चीज़ें आ रही हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि मियाँ साहब ने वो डिबेट का रुख तब्दील किया है, नो डाउट अबाउट इट। इससे फ़ायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा? हाँ। ये हम कल डिबेट कर रहे थे। मुझे तो बजाय शहबाज शरीफ साहब पे थोड़ा सा तरस आता है, क्योंकि यकीनन वो यही सोच रहे होंगे कि यार ये सारी बातें आपको उस वक्त याद आनी है जब मेरी बारी आने वाली थी बिलाखिर। हाँ, जहाँ तक पार्टी के अंदर है तो आप देख रहे हैं कि उसमें भी एक कंफ्यूजन रही है, कोई किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ और कहा। तो ये क्या पोजीशन लग रही है मुबशर के, क्या हम तो डूबे हैं सनम, सबको ही ले डूबेंगे? नहीं, वैसे कमीशन बनाने में हर्ज क्या है? सर कमीशन बना लें, आप कमीशन बना ले। असगर खान केस का तो अभी तक कुछ नहीं हुआ। नहीं उसको नहीं FIA ने एक नई तहकीकाती कमेटी फॉर्म कर दी है। तो माय पॉइंट है इसके 50 जो कमीशनों की जो लाशों के जो ढेर बना हुआ है उसके ऊपर आप एक और कमीशन बना दें। उसको लाश नहीं बनाइएगा, उसको लाश नहीं बनाइएगा। अगर ये इतना ही संगीन मसला है कि मुल्क की सलामती हिल के रह गई है तो इस कमीशन को लाश नहीं बनाइएगा। इसको फौरी तौर पे कायम करके मियाँ नवाज शरीफ को कटहरे में करें, गवाह लाएं, सजा बनती है। सजा लेकिन वो तो इनकी जो वो कभी ऐसा होगा नहीं, होगा नहीं। क्योंकि सर मैं बता रहा हूं हो सकता ना। देखें आप शहबाज शरीफ साहब ऑलरेडी कह चुके हैं कि ग्रैंड नेशनल डायलॉग होना चाहिए और जो चीज़ें हैं उनको हमें देखना चाहिए, मुल्क आगे प्रोग्रेस नहीं करेगा। ये उसकी स्टेज 2 है। ये फ्रैंकली स्पीकिंग सियासी बयान है। ख्याली पुलाव की पूरी देग भी खा लें, पूरी देग भी खा लें तो पेट नहीं भरेगा। है या नहीं है सर? कोई एक बंदा कह रहा है बना दो और मुझे फांसी लगा दो, आपको क्या एतराज है? कोई एतराज नहीं है। तो बात फिर आगे बढ़नी चाहिए ना। आगे ये बात है नहीं ये नहीं फलाना, बात ये नहीं है फलाना, ये असल में तुम ये हो अब तो उसने गेम आगे बढ़ा दी है ना भाई। नहीं यही मैं कह रहा हूं, खुद ही गेम आगे बढ़ाइए ना। वो मतलब अब खुद ही बढ़ाएगा ना। सर नहीं बात सुने ना, अगर ये गेम की बात हो रही है, फुटबॉल की बात है, तो ये अब बाउंड्री से बाहर आके खेल रहे हैं। कोई जाके खेलेगा नहीं, क्रीज से बाहर। क्रीज फुटबॉल में नहीं होती। क्रीज फुटबॉल खेलने में हर्ज क्या है? क्रीज होती है, आप पता नहीं, खेल लो यार। खेलना नहीं खेलने में यार चीजें क्लियर हो जाएंगी ना। नवाज शरीफ कौन करना चाह रहा है? नवाज शरीफ नहीं किया तो यार खुदा खौफ करो यार। ये आपका ख्याल है कि इससे पहले जो कमीशनें बनी है वो ज्यादा जरूरी थी उसको कौमी सलामती के लिए? यार इससे सामने नहीं, आप ऐसे पूछ रहे जैसे मैं कमीशन को ऑर्डर दूंगा। दफा करें उन सारे कमीशनों को। क्या है यार, दफा करें। कोई वो वाला कमीशन नहीं, हमें तो किसी तरह की कमीशन नहीं मिलती यार। आप चले वो बहुत अफसोसनाक सूरत हाल थी। कमीशन दफन हो गया, उनकी लाशें गल सड़ गई। ये ताज़ा कमीशन आप किकिंग एंड अलाइव सिचुएशन है ना, इसमें एक नई मिसाल कायम कर दें, सजा दे दें इस बंदे को, इसने गद्दारी की है। अच्छा यही सजा तो ऐसी मिल रही है एक बकौल मुबशिर फ्रॉम द अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स। देखें बड़ी खूबसूरत डिस्ट्रैक्शन तो है। नैब की कोई बात नहीं होगी अब, पैनामा तो चले वैसे ही पुरानी खबर होगी। अब हम आके इस गेम पर खेलेंगे। तो माय पॉइंट अगेन इज कि इसमें नवाज शरीफ की पर्सनल ब्रांड बिल्डिंग कितनी है और इलेक्शन की तरफ नजर कितनी है। क्या इस इलेक्शन को एक रेफरेंडम में बनाना चाहते हैं एस्टैब्लिशमेंट या एंटी एस्टैब्लिशमेंट की, या क्या? कमीशन पर हम 2 घंटे भी बात कर सकते हैं, उसका कोई पॉइंट नहीं। एक बात बताऊं मैं, इस मुल्क में 2-3 चीजें आदमी को मार देती हैं। ब्लास्फेमी का इल्जाम, इंडिया का यार मार देता है ना आदमी, खत्म। ब्लास्फेमी ज्यादा मारती है बट हाँ इंडिया से यारी भी मार देती है। एक आपको मैं याद दिलाऊं, 1990 में मियाँ साहब तो आज हीरो हैं, इन्हीं मियाँ साहब के IJI ने अखबारों में बड़े बड़े इश्तिहार छापे थे, बेनज़ीर सिख जो खालिस्तानी मुजाहिदीन हैं उनके नाम
राजीव गांधी को लिस्ट दे दी थी। एतजाज अहसन साहब आज जो कह रहे हैं ना, आज तक भुगत रहे हैं। नहीं एतजाज अहसन आज मियाँ साहब के बारे में जो कह रहे हैं वो तो मुझे तो मज़ा आ रहा है। ये वजीर दाखिला थे और ये डिफेंड करते थे कि ये वो 6 हथकंडे हैं और ऐसा कुछ नहीं। अच्छा था भी नहीं, बाद में पता चला कि ऐसा कुछ नहीं था। तो इंडिया अच्छा, लेकिन बीबी जो है उस ज़माने में ज़ाहिर देखभाल की चलने वाली सूरत हाल थी, तो ये इल्ज़ाम इतना हैवी होता है कि बीबी बैठ गई थी। ठीक है, अब टेक्निक वही है कि भारत एक बात कह रहा है मैं नहीं बैठ रहा, पर इतना फर्क आया है ना। तो अब उसे बिठाने के लिए वो कह रहा है ये मैदान है, ये गज़े आ जाओ, मुझे बिठा दो। हाँ लेकिन वो जहां वो बैठना चाह रहा है उसको वहां तो नहीं बिठाने के चक्करों में ना वसत। देखिए यही तो मसला है ना यार। मैं आपकी फील्ड में आपके साथ क्यों मुकाबला करूंगा जब मुझे मुकाबला करने की जरूरत ही नहीं है। देखिए अगेन क्यों जरूरत नहीं है वैसे? वो क्लेवरली उनको उस फील्ड में ले आए हैं ना। पहले जुडिशरी को उस फील्ड में लेकर के आए, अब इसलिए फौज भी उसी फील्ड पे। अगर वो बंदा ये कह रहा है कि मुझे सजा दो, तो फिर आपको उसे गद्दार कहने का हक नहीं है। अब उसे थ्रू कमीशन सजा बिल्कुल बिल्कुल। ये देखो आप देखें ना, अपोजिशन ने तो एक कर दिया ना, ये तो गद्दार है। देखो क्या इफेक्ट हुआ है अभी तक, सिवाय इसके कि ये होता है हम एक चीज़ बनाते हैं, भारतीय अखबारात में ये आ गया, भारतीय अखबारात में ये आ गया। जिस चीज़ को लेकर के हम इतना ज़्यादा वावेला करते हैं ना, उसके ऊपर क्या वो वाकई चीज़ वैसी होती है या ये वक्ती उबाल होता है? का डिफेंस वैसे कमज़ोर है, उसे बेहतर था कि वो चुप हो जाते। ये कोई डिफेंस नहीं है ना कि जी भारतीय अखबार के चक्कर। लेकिन ये जो कमीशन वाली बात है ना वो सच के बनाए और इल्ज़ाम लग रहे हैं। अगर हम लॉजिकली बात करें, अगर आर्टिकल 6 का केस बनता है, हाँ बना दे। नहीं बना ना, अभी तक नहीं बना। अगर बनाए या कोई बनाए फिर कमीशन की बात बिल्कुल हम कर सकते हैं कि यार अगर फिर तो कोर्ट में जाएगा ना अगर आर्टिकल 6 तो फिर वो भी कोर्ट केस भी कमीशन ही बन जाएगी ना सर। लेकिन मसला ये कि जब आप उन्हें वो कचोके लगाएंगे ना थोड़े थोड़े, जिस तरह लास्ट वीक जाहिर है हम सब बात कर रहे थे कि $4.9 बिलियन भारत भिजवा दिए और मोदी का यार, और वो ये कंसंट्रेटेड एफर्ट थी। अच्छा, और तो मोदी का यार 2014 से चल रहा है। हाँ बिल्कुल 2000, और के वही आपने भी तो उसी वक्त ये कहा था ना कि यार मतलब इनकी मिलों में इतने लोगों का और वो सारी चीज़ें आ रही थी, वो सिर्फ इल्ज़ामात की हद तक रहे, कुछ नहीं निकला। नाउ ही कैन स्टैंड अप एंड से कि बताइए हाँ मैं गद्दार था, तो प्रूव कीजिए। अच्छा, और सारी चीज़ें पता है क्या है, सारी चीज़ें इल्ज़ाम कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं नहीं आप बताएं यार, जहाँ से भी आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं यार, you cannot brush off जो भी है 3 दफा वजीर आजम रह चुका है इस मुल्क का। यार कौन कह रहा है, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। जब टारगेट पेश ही नहीं किया जा रहा तो आप किस चीज से लड़ेंगे? बात सुने, जो आप बात करें ना गद्दारी तो है ना, बात सुने बॉस, गद्दारी के इल्जाम आ रहे हैं। ये अभी मोशन ने याद दिलाया कि इतने इंडियंस इनकी फिल्म में आए, कहाँ से इल्जाम आ रहे थे? मीडिया से आ रहे थे। बिल्कुल, आप मीडिया ने खुद गढ़े ना। अच्छा नहीं तो अच्छा, इसको आप कैसे इन्वेस्टिगेट करोगे मेरी जान? क्या? ये मुझे बताओ। नहीं उसको छोड़ो कि मीडिया को उसको छोड़ो की बात है, वो तो कह रहा है मुझे क्लियर कर लो ना, वो कह रहा है कि मुझे मैं खड़ा होता हूं, फौरी इल्जाम पे केस बनाओ। बिल्कुल, वो तो अपना कह रहा है कि मैं यार ये कमीशन पे बात करना ऐसे है कि जैसे मैं आपको किसी महफिल में बुलाऊं कहूं कि यार ये 2 प्लेट ख्याली पुलाव खा। लेकिन जरार एक चीज तो हम देखेंगे ना, आज बड़ा अच्छा वजाहत मसूद साहब ने एक आर्टिकल लिखा है जंग में गद्दारी और बेवफाई, और 1946 से लेकर के उन्होंने आज तक कहा है कि कैसे कैसे गद्दारी के इल्जामात लगते रहे और वो होता रहा, और बाद में किस तरह वो बाउंस बैक हुए। ऑफ कोर्स हमेशा बाउंस बैक होते हैं। एक गद्दार था शेख मुजीबुर रहमान, बिल्कुल अगरतला साजिश केस में उसे बता दिया गया कि ये इंडियन एजेंट है, प्रूव हो गया। उसके बाद क्या हुआ? 70 के इलेक्शन में वो गद्दार इलेक्शन लड़ रहा है और 162 में से 160 सीटें हासिल कर रहा है और प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट है। तो यार कोई जेन्युइन गद्दार पिछले 70 साल में कोई ऐसा पैदा किया है आपने जिसको आपने फांसी दे दी हो, बाद में क्यों फिर वो हलाल हो जाता है? वो बिल्कुल ये डिबेट और ये जो हिस्ट्री है ये हमने कोई इसी शो में 25 बार दोहराई होगी। लेकिन जरा मुझे सिर्फ ये है कि हम तस्वीर का सिर्फ एक रुख देखते रहे, से मुराद हम नहीं, हम से मुराद मीडिया भी है और हमारी इंटेलिजेंशिया भी, सारे तस्वीर का एक रुख आप आवाम को दिखाते रहोगे कि हाँ ये है ये है ये है। जिस तरह आपको याद होगा कि गुज़िश्ता हुकूमत में मीडिया ने आसिफ अली जरदारी के साथ किया तो वो ऑटोमेटिकली रिएक्शन आ जाता है। अब सारी अपोजिशन कह रही है कि जी नून लीग के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं, लोग एहतजाज करें। मुझे एक बंदा बता दें सड़क के ऊपर
जो निकला हो, या कल बुनेर के जलसे में किसी ने पकड़ के मियाँ साहब को कह दिया हो कि आपने ये क्यों किया, इट मीन्स के मियाँ साहब को पता है कि इस वक्त इस चीज़ के ऊपर जो है कोई रिएक्शन उस तरह से नहीं आएगा, बिकॉज लोग अगेन जो गद्दारी का ठप्पा है ना, वो इतना हमने सर्टिफिकेट बांटने शुरू कर दिए ना इस तरीके से कि जैसे हम स्कूल के सर्टिफिकेट बांटते हैं। मैं चाह रहा था कि हम बात करें कि आगे क्या होगा, हम बात करें कि पीछे क्या हुआ है, वो भी अहम है, वो माना अहम है, लेकिन हमने पूरा सेगमेंट उसमें ही निकाल दिया। आगे ये होना चाहिए कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, बिल्कुल, जो नहीं होगा। मैं तो बात करना चाह रहा हूँ, मैं तो बात करना चाह रहा हूँ कि इलेक्शन, तो इसका मतलब है कि ये भी उन्हीं गद्दारों की फहरिस्त में आएंगे जो इवेंचुअली फिजल आउट होंगे। वो तो पहले से ही है, बिल्कुल, मेरी नजर में तो पहले से ही है ना यार। मैं तो नहीं मानता कि आपका थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर इज अ ट्विटर, आई डोंट बिलीव इट। तो लेकिन ये तो देखिए अगेन आपस में हम डिबेट कर रहे हैं जब हम सबको एक ही बात पता है आपस में, लेकिन हम तो व्यूअर्स के लिए कर रहे हैं ना कि अगर लेट्स से अगर दोबारा से लेट्स से एज्यूम कि अगर नवाज शरीफ अक्सरियत ले जाता है और उसको ट्रांसफ़र ऑफ पावर नहीं होती, तो फिर वही हम दोबारा फुल सर्कल करेंगे जो हमने 1970 में देखा, जो हमने 1977 में देखा, या उस तरह करके हम बार बार वही चीज ट्राई करके वही तुम्हारी वाली बात के हर चीज। मुझे पता क्या लग रही है कि मेरे पास क्लिप है यार, जो अगर आने हो क्या रहा है और होने क्या वाला है वो मैं आपको दिखा सकता हूँ। बड़ी पुरानी मूवी है जेम्स डीन की, रेबल विदाउट अ कॉज, और उसके बाद बस आप ये सेगमेंट ही एंड करने से चलाएं जी। थोड़ा सा एक्सप्लेन करते तो इसको कहते हैं गेम ऑफ चिकन, गेम ऑफ नर्व्स होती है। जीता कौन है? जो पहले अपनी गाड़ी से कूद जाए। मसला पता है सारा क्या है? गाड़ी फिर भी आपकी डूबेगी। और हम जो है ना यार, हम सिर्फ तमाशबीन नहीं है जो साइड पर बैठे हुए हैं, हम इस गाड़ी के मुसाफिर भी हैं। मुझे बस इस बात से मुसाफिरों की तो कहाँ चल रही है सर? नहीं, यही तो मसला है ना यार, तो हम भी डूबते हैं ना गाड़ी के साथ। अब ब्रेक ले ले भाई। वेलकम बैक। कल 70वीं सालगिरह थी इसराइल की। इस मौके पे जो तारीखी वाक़या आपने सुना होगा कि अमरीकी एम्बेसी जो है वो बैतुल मक़दस मुंतकिल हो गए। इस मौके पे ज़ाहिर है कि कोई इंसानी कुर्बानी ज़रूरी थी। 61 फ़लस्तीनी जो कल शहीद हुए इसराइली माहिर निशानचियों के हाथों और 2700 ज़ख्मी हुए। आज उन 61 की तदफीन का दिन था। सपहर तक अहले गज़ा तदफीन में मसरूफ़ रहे। इससे अंदाज़ा लगाएं कि ख़बर की अहमियत अब क्या रह गई है कि पिछले 7 हफ्ते में 114 फ़लस्तीनी हलाक और 12,000 के लगभग ज़ख्मी हो गए हैं। और दुनिया को शायद, मेरा नहीं ख्याल कि ये पता होगा कि पता है कुछ ना कुछ थोड़े बहुत रिएक्शन तो आ रहा है। अच्छा, तो आज तो तदफीन में थे, पूरी आबादी सोग में थी। लेकिन जो गरब उर्दन है उसके फ़लस्तीनी कस्बों में महमूद अब्बास जो प्रेसिडेंट हैं, उनकी अपील पे 3 रोज़ा सोग मनाया जा रहा है। आज वहाँ मुजाहरे भी हुए, कारोबार भी मअतल रहा, सलामती कौंसिल में भी हिलजुल की कोशिश हुई। फ़्रांस, जर्मनी और बरतानिया ने कल का जो कत्लेआम है उसकी आज़ादाना तहक़ीक़ात के मुतालबे की हिमायत की। अलबत्ता अमरीका ने ज़ाहिर है हस्ब तवक्को इस करारदाद को मंजूर नहीं होने दिया। अमरीकी सफ़ीर निकी हैली ने कहा कि इसराइल ने बेमिसाल तहम्मुल का मुजाहरा किया। बिल्कुल कुर्बान, बिल्कुल दूसरे जंग अज़ीम के बाद ऐसा मैंने मुजाहरा नहीं। हमास ने फ़लस्तीन को गज़ा इसराइल सरहद पे यलगार के लिए उकसाया। और कल जो कुछ भी हुआ है उससे सबसे ज़्यादा खुशी हमास को हो रही होगी। जाहिर है। आप तो रो रही हैं ना, कमाल बयान है। हाँ, तुर्की ने इसराइल और अमेरिका से अपने सफ़ीर वापस बुला लिए हैं सलाह मशवरे के लिए। जनूबी अफ्रीका ने इसराइल से सफ़ीर वापस बुला लिया है। मिस्र इसराइल और हमास दोनों को ठंडा करने में मसरूफ़ है कि यार ठीक है, जो होना था हो गया। अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल हैं अहमद अबू गायद, उन्होंने
आलमी बरादरी से अपील की है कि फ़लस्तीनियों का तहफ़्फ़ुज़ करें। अरब लीग कह रही है। अरब लीग। अच्छा, अरबों की बात हुई तो सऊदी अरब का हाँ, एक मिनट सब्र करें ना। अच्छा सर, पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा ने कल का जो कत्लेआम और इसराइली रवैया है उसकी शदीद मज़म्मत की है, लेकिन आपके जो दोस्त अरब ममालिक हैं और बेशतर मुसलमान ममालिक वो इंतहाई सदमे की हालत में सकते में हैं, स्पीचलेस है, इसीलिए कोई आवाज़ नहीं आ रही। हाँ, नहीं, वो सदमे से बाहर निकले तो कोई बयान देना। अभी थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा। तो अच्छा, वैसे सदमे की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, फ्रैंकली स्पीकिंग, बिकॉज़ मैं सुन रहा था इजराइल के तर्जुमान के बयान, और किसी सहाफ़ी ने उससे पूछा, खातून है, उनसे पूछा कि जी ये मतलब जो आपने काम किया है, इतने आपने गोली मारी है यार, मतलब कोई 2000 बंदा और कितने 60 से ज़ायद हालात भी हुए हैं, क्या ये ज़रूरी था और कोई तरीका नहीं था? तो बड़े मज़ेदार जवाब दिया है, आप सुनना पसंद करेंगे तो मैं चला देता हूँ, ये सुनाइए जी। Scale of today's casualties became clear why the Israeli forces were shooting dead protesters at the Gaza crossings. Well, we can't put all these people in jail. We're talking about hundreds of people that are attacking the fence. क्यों गोली मार रहे हैं? क्योंकि यार इतने लोग हैं, अब इन सबको जेल में हम कैसे डालेंगे? बात तो ठीक तो है, बेहतर है कि गोली मार दो, सर्द खाने में भेज दो यार, वहाँ पे दाल रोटी का पैसे भी नहीं देने पड़ते। अच्छा, और देखो तो ये इसराइल की बात ठीक है कि पहल इन्होंने की थी, फ़लस्तीनियों ने, वो बाढ़ पे इकट्ठे हुए, इसराइली तो इकट्ठे नहीं हुए थे, वो बाढ़ को धकेल के जाना चाह रहे थे अपने घरों को, इसराइली तो गज़ा में नहीं जाना चाह रहे थे। फिर ना सिर्फ इकट्ठे हुए बल्कि इसराइली आर्मी का तर्जुमान है, उसने कहा है कि जी इन्होंने पूरे 10 पेट्रोल बम हम पे फेंके, अल्लाह तौबा, और एक इसराइली फौजी को फायर करके मारने की भी कोशिश की। वो तो किस्मत थी कि वो बच गया। तो अब उसके बाद हम क्या करते? उसको कौन चखे? उसके बाद हम क्या करते यार? चलो ये भी है। मज़ेदार जो एक चीज़ मैंने देखी है वो कि आप किसी भी वेबसाइट पर देखें तो किसी भी स्टोरी के नीचे ना लाइन के साथ इजरायली कमेंट्स होंगे। हाँ, और काफ़ी मिलते जुलते भी होंगे, हज़ारों लाइक्स होंगे प्रो इजराइल पे। तो आज मुझे एक बड़ी मज़ेदार वेबसाइट मिली, हाँ, जिसमें बाकायदा ऑर्गेनाइजेशन देखें, हर न्यूज़ चैनल का लोगो है, उसमें कहा है कि आप लोग सब जाएं और इन कमेंट्स पर लाइक करें क्योंकि इसमें इजराइल का मौक़िफ़ सामने आ रहा है, और अगर कोई आपके साथ बहस करने की कोशिश करे तो एक लिस्ट दी हुई है टॉकिंग पॉइंट्स कि आप अगर ये बात हो तो आप उसको ऐसे काउंटर करें, आप ये हो ऐसे करो। ये होती है हिब्बुल वतनी, ये होती है हिब्बुल वतनी। खून कैसे छुपेगा यार? हाँ, कैसे छुपेगा ये खून जो बहाया है? नहीं, वो कह देंगे कि ये शर्ट ही लाल है। ये शर्ट लाल, शर्ट लाल। ब्रेक ले लेते हैं। वेलकम बैक। इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद होंगे यूसुफ सलीम, जिन्होंने पंजाब से लॉ में गोल्ड मेडल लिया पंजाब यूनिवर्सिटी से। उसके बाद गुज़िश्ता साल इन्होंने सिविल जज का इम्तिहान दिया और उनको इंटरव्यू में सिर्फ इस वजह से रिजेक्ट किया गया कि वो देख नहीं सकते। हालांकि टॉप पोजीशन है, इनका टॉप पोजीशन इन्होंने टेस्ट में हासिल की। इनका ये ख्वाब था कि ये एक दिन चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बने। जब इनकी खबर हमने दी और द न्यूज़ में उमर चीमा ने भी ये खबर लगाई थी, तो उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार का शुक्रिया कि उन्होंने इस बात पर नोटिस लिया, वो भी दौरान शो, और उम्मीद बन चली कि जनाब कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं, तो खुशखबरी उनसे लेते हैं। यूसुफ, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी यूसुफ, अब बताइए कि जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस लिया उसके बाद क्या हुआ आगे? जी बिल्कुल, जैसा कि आप बता चुके हैं कि उमर चीमा साहब के कॉलम और आपके प्रोग्राम की वजह से जो है वो नोटिस लिया गया, बल्कि आपके प्रोग्राम के दौरान नोटिस लिया गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू यू, थैंक्स टू योर प्रोग्राम। उसके बाद ये कि द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार साहब टुक नोटिस, और उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने अपने जो प्रेस रिलीज थी उसमें लिखा कि द मैटर विल बी रिकन्सिडर्ड बाय द लाहौर हाई कोर्ट। रिकन्सिडरेशन के लिए मैटर भेजा टू द चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट एंड द रेलिवेंट एग्जामिनेशन कमेटी। तो उसके बाद सब्सिक्वेंटली जो लाहौर हाई कोर्ट की एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी है उसकी और जो सिलेक्शन कमेटी है उन्होंने डिसाइड किया कि रिकन्सिडर करते हुए मुझे अब इस पोस्ट के लिए रेकमेंड किया जाए,
और मुझे उसके लिए रिकमेंडेशन लेटर भेज दिया गया है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस साहब और एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सिलेक्शन कमेटी का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। ठीक है यूसुफ, मुझे सबसे अच्छी बात आपकी ये लगी कि आपने जब हमसे बात की थी तो आपने इस उम्मीद का ज़रूर इजहार किया था। उस वक्त तक ना नोटिस था ना कुछ था, मगर जो आप कहते हैं कि आपने ख्वाब देखा था और मैं उसको पूरा करूँगा, और आपने उस उम्मीद का इजहार किया था, उसके बाद चीज़ें आगे भी बढ़ी। तो बहुत कम लोगों में, हम जैसों में तो फ्रैंकली ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। आपने ज़ाहिर है टॉप भी किया, पंजाब यूनिवर्सिटी से टेस्ट में भी आपने टॉप किया, तो बहुत अच्छी बात है। अब मुझे ये बताइएगा कि ये इस सारे प्रोसेस में आपको कोई आइडिया है कि कितना वक्त लग सकता है, या आपको कोई टाइमलाइन दी गई है? जी, कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं जो फुलफ़िल करने के लिए कहा गया है विद इन 10 डेज़। वो जब लीगल फॉर्मेलिटीज़ फुलफ़िल कर दी जाएंगी तो उसके बाद द प्रोसीजर विल बी टेकन फॉरवर्ड। तो उसके बाद ही जो है मज़ीद स्टेजेस का पता चलेगा। लेकिन अभी जो मुझे कहा गया है, मेरे एंड पे जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो मैं फुलफ़िल कर रहा हूँ। अच्छा यूसुफ साहब, अब देखिए आपका केस 2-3 तरीक़ों से एक्सेप्शनल है। एक तो आपकी जो अपनी ज़ाती सर्कमस्टेंसेस है वो एक्सेप्शनल है, आप स्टूडेंट भी एक्सेप्शनल है, लेकिन एक और बात है कि इसको इशू को हाईलाइट किया गया। अच्छा, और ये भी मतलब एक तरीके से एक्सीडेंटली ये हाईलाइट हुआ है ना। उमर चीमा साहब ने अगर वो स्टोरी ना लिखी होती तो वो मेरी नज़र में नहीं आती। मैं नहीं कहता कि सर ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, फिर कहीं ना कहीं से इनका नंबर अगर मैं ना मिलता और चीफ जस्टिस साहब अगर उस वक्त वो शो ना देख रहे होते तो कुछ नहीं होना था। लेकिन जाहिर है कि आपकी खुशकिस्मती है, आपकी काबिलियत भी है इसमें, लेकिन वो जो हज़ारों लोग हैं जिनको ये मौका नहीं मिला, वो भी जो शायद आपकी तरह नाबीना हो या कोई और इशू हो उन्हें, उनके लिए आपका क्या पैगाम होगा? बेसिकली आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ऑब्वियसली ये अपॉर्चुनिटी हर किसी को नहीं मिलती। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आप मेहनत करें तो अल्लाह ताला आपके लिए बेहतर करता है हर चीज़। थिंग्स फॉल इनटू प्लेस खुद ही से, जिस तरह आपने मेरे केस में खुद ही कोट किया। तो मैं ये चाहूँगा कि मैं अगर मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है, इट्स एन ऑनर बट इट इज़ अ ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बहुत बड़ा ऑनर ज़रूर है, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उससे ज़्यादा बड़ी है कि मैं ये प्रूव करूं कि अगर ये मुझे मौका मिला है तो मैं वाकई ये डिज़र्व करता था। एंड नॉट ओनली दिस, आई बिकम अ रोल मॉडल नॉट ओनली फॉर द डिफरेंटली एबल्ड पॉपुलेशन, बल्कि उन सब लोगों के लिए कि जिनको कोई ना कोई ज़िंदगी में दुश्वारियाँ या मुश्किलात पेश आती हैं और उनको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती कि वो एक्सेल कर सकें। तो ये डिफरेंटली एबल्ड पॉपुलेशन के लिए स्पेशली ये बहुत ज़रूरी है कि मैं एक ऐसी एग्जांपल सेट करूं जिससे नॉट ओनली उनके लिए आने वाले वक्त में बेहतरी आए, बल्कि ये अवेयरनेस फैले है सोसाइटी में कि जितने लोग जो किसी भी डिसेबिलिटी का शिकार हैं, वो अगर उनको मौका दिया जाए तो वो बहुत एहसन तरीके से काम कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मुझे खुशी कम है, इस खबर पे दुख ज़्यादा है। वो कैसे? वो इसलिए कि काश ये फैसला वही कमेटी कर लेती एज पर रूटीन। बिल्कुल सही बात। जब चीफ जस्टिस ने ये प्रोग्राम देखा और उन्हें कहा, फिर काम किया, तो उस कमेटी ने क्या सोच के अपना पिछला फैसला रिवर्स किया? ये उसने कहा कि चूंकि चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं इसलिए हमें रिवर्स करना चाहिए, या हमने गलत फैसला लिया, मेरिट पे फैसला किया, या उन्होंने कहा कि हमसे गलती हो गई थी, इसका कभी भी पता नहीं चलेगा। तो मुझे इस बात का दुख है कि वही आप वाली बात के हज़ारों यूसुफ सलीम इस वक्त मौजूद हैं इस पाकिस्तान में, बिल्कुल, तो उनका क्या होगा? अब यूसुफ सलीम साहब, आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि जी मेहनत करें, अल्लाह ताला इनाम देता है, लेकिन देखिए आपके साथ जो हुआ, क्या आपने कम मेहनत की थी? मतलब उससे ज़्यादा आप क्या कर सकते थे कि आप हर चीज़ में फर्स्ट आ रहे हैं? उससे ज़्यादा क्या कर सकते थे कि जो एक नॉर्मल जो एग्ज़ाम होता है जिसमें कि सब बैठ सकते हैं, उसमें आपने डिस्टिंक्शन ली, उसके बावजूद आपके साथ ये हुआ। तो मुझे इस सिस्टम पे दुख है, इनके एलिवेशन पे। अच्छा, हमारा सिस्टम जो है, यूसुफ साहब पूछें। अच्छा, यूसुफ साहब से आप पूछना। हाँ, मुझे दुख ज़्यादा है। जी यूसुफ भाई।
जी जी, आप जो कह रहे हैं वो अपनी जगह दुरुस्त है, और मैंने आवाज़ बुलंद भी इसीलिए की कि ये सिर्फ आज या इस वक्त मेरी बात नहीं है। अगर आज मैं ये नहीं करूँगा तो फिर कौन करेगा? बीइंग अ लॉयर माई सेल्फ, अ लॉ नोइंग सिटीजन, अगर मैं अपने राइट के लिए आवाज़ नहीं बुलंद करूँगा तो बहुत सारे ऐसे लोग जिनको पता ही नहीं है वो क्या बुलंद करेंगे आवाज़। और ये कोशिश और ये मकसद भी इसका ये था कि आइंदा से जब कोई इस तरह की स्टेज पे पहुँचे तो जो लोग इंटरव्यू ले रहे हों या किसी भी ऐसी स्टेज पे जहाँ पे उनको मौका दिया जाए तो सामने बैठा हुआ बंदा ये जानता हो कि ये ब्लाइंड ज़रूर है, ये फिज़िकली चैलेंज ज़रूर है, ये डफ या डम ज़रूर है, इसको कोई डिसेबिलिटी ज़रूर है, लेकिन ये काबिल है, ये अगर यहाँ पे आया है तो कुछ मेहनत करके आया है। मतलब इट्स नॉट अ फ्लूक, कभी भी इस तरह नहीं होता कि एक बंदा अगर गोल्ड मेडल ले रहा है 5 साल डिग्री में, पूरे बैच में एक बंदा 3650 कैंडिडेट 6500 एप्लीकेंट्स में टॉप कर रहा है, पहली पोजीशन ले रहा है, इट कैन नेवर बी अ फ्लूक। तो ये पता होना चाहिए कि अगर वो यहाँ तक आया है तो वो आगे भी जा सकता है। तो इट्स अबाउट गिविंग अपॉर्चुनिटी एंड इट्स अबाउट स्प्रेडिंग अवेयरनेस अमंग पीपल कि ये अगर मेरे साथ हुआ है तो ये आगे लोगों के साथ ना हो। सही बात, बिल्कुल। यूसुफ भाई बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। नहीं बिल्कुल, मैं कमेंट है लेकिन मैं अभी ब्रेक का टाइम आ गया है। मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे पहले तो हम सब बहुत खुश हैं, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह आपका ख्वाब पूरा होगा, लेकिन वही वसत वाली बात कि समहाउ हमारे सिस्टम को एक धक्का चाहिए होता है कि स्टार्ट होने के लिए। शुरू में आपको जो वीडियो दिखाया था उसमें हमारी सिस्टम गाड़ी है ना यार, हाँ, गाड़ी कभी कभी थोड़ी सी धक्का स्टार्ट होती है, लेकिन ये हो सकता है जैसे वसत कह रहे हैं कि कमेटी के दिल में अब ये डर बैठ जाए कि कोई कैंडिडेट कहे कि मैं जाऊं चीफ साहब के पास या आप यहीं पे ही इवैल्यूएट मेरिट पे फैसला नहीं करेगी, डर की वजह से करेगी। सर I'm concerned with the with the ends. I don't care about the means anymore. ठीक है ना? हाँ, वक्फा ले ले, वक्फा ले। ये शहजाद रॉय को कौन नहीं जानता, हम सब तो नहीं, लेकिन मैं तो बचपन से उनके गाने और उनके वीडियोस देख रहा हूँ। बचपन से यार 39 and you are 46, तो उस वक्त मैं भी बचा था 5 साल में। देखो यार, ओके, यानी 6 साल पहले से। अच्छा, काफी सालों से, पैदा होने से 6 साल पहले से जानते हो, काफी सालों से। और जाहिर है कि मेरा खून खोलता है कि मतलब हालांकि सिर्फ 6 साल का फर्क है, 6 साल इतना बड़ा फर्क नहीं होता। मैं यूं हूं और वो वैसे का वैसा ही है। जो मैंने पहली दफ़ा मैंने उसको देखा था और जो पिछली दफ़ा मैंने देखा था जब मैंने उनको शो पे बुलाया था, वैसे का वैसा ही है। बहरहाल वो भी जवान है, दिल भी जवान है, और जिंदगी ट्रस्ट उनके बारे में, उसके बारे में आप सब जानते होंगे। पेट प्रोजेक्ट है उनका, तालीमी NGO है, और उनका मॉडल क्या है कि गवर्नमेंट स्कूल्स को अडॉप्ट करते हैं और फिर उनको बेहतर करते हैं और गवर्नमेंट को दिखाते हैं कि जी स्कूल ऐसे भी चल सकता है। तो अब वहाँ पर आर्ट के शोबे को काफ़ी इम्पोर्टेंस दी जा रही है। पिछले हफ्ते कराची के 2nd फ्लोर सबीन महमूद ने जो बनाया था T2F, वहाँ पर जिंदगी ट्रस्ट की जो गन गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनके बच्चियों का एक आर्ट एग्जिबिट था। तो गलती से उन्होंने मुझे भी दावत दे दी, और आपको पता है कि मैं भी बहुत बड़ा एक आर्टिस्ट हूँ। आर्ट लवर तो है। मैं आर्ट लवर भी हूँ, आर्टिस्ट भी हूँ, और मतलब दौरान शो जब मैं नोट्स ले रहा होता हूँ, मैं नोट्स नहीं ले रहा होता, मैं ड्राइंग कर रहा होता हूँ। ये शायद आपको नहीं पता, आज मैं बता रहा हूँ आप सबको। जी बिल्कुल, ब्रेकिंग न्यूज़ ये है। तो वहाँ पे मैं गया, उनसे मिला, मैंने कहा कि देखते हैं यार इनके आर्ट और मेरे आर्ट में क्या फ़र्क है, तो अगर आप इजाज़त दें तो। हाँ, ना भी देंगे तो मैं चलानी तो वैसे ही है। बिस्मिल्लाह। जी आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैं कराची के 2nd फ्लोर यानी T2F में मौजूद हूँ, और यहाँ पर जिंदगी ट्रस्ट की जो गवर्नमेंट रन स्कूल जो उन्होंने अडॉप्ट किए हैं वहाँ के स्टूडेंट्स मौजूद हैं, और यहाँ पर एक आर्ट एग्जीबिशन हो रही है, और ये है लाइबा साहब। लाइबा, आप मुझे बताएं, ये जो खातून है जिसकी ये तस्वीरें बनी हुई हैं, कौन है? ये मोनालिसा है, जो कि लियोनार्डो दा विंची ने पेंट किया था इसको। ये रियल में एक औरत नहीं, ये सिर्फ एक पेंटिंग है जो कि लियोनार्डो दा विंची ने 4 साल में कंप्लीट की थी। 4 साल में कंप्लीट हो गई थी, पर 3 साल इसको मज़ीद इसको जो है ना काम किया है इसमें, और इसको बहुत खूबसूरत बनाया गया है। अच्छा, और यहाँ पर आप लोगों ने ये जो मुख्तलिफ किस्मों की मोनालिसा बनाई हुई है, ये आप थोड़ा सा हमें बताएंगे क्या क्या है? मोनालिसा इन डिफरेंट कल्चर्स, हमने डिफरेंट कल्चर्स में इसको डिवाइड किया है, लाइक पश्तो, बलोची, सिंधी, मेमन
और डिफरेंट कल्चर। कौन है? पश्तो कौन है? बलोच जी, ये उर्दू स्पीकिंग है और ये बलोची है, ये सिंधी है, वो कश्मीरी है और ये उर्दू पंजाबी स्पीकिंग है, ये बलोची है, लाइक सिंधी। और डिफरेंट कल्चर्स में हमने इसको डिवाइड किया है। आपकी फेवरेट कौन है? मेमन। मेमन? आप मेमन है? नहीं, पठान। सही है, तो आपको पठान वाली पसंद नहीं आई, मेमन वाली आपको पसंद आई है। जी, अब मैं हूँ हिरा बीबी के साथ और हिरा बीबी यहाँ पर ब्लाइंड कॉन्टूरिंग कर रही हैं। ब्लाइंड कॉन्टूरिंग क्या होती है मैं नहीं जानता, इनसे पूछते हैं। हिरा, ये क्या है? ब्लाइंड कंटूरिंग की एक्चुअल मतलब ये है कि ब्लाइंड मीन्स अंधा एंड कंटूरिंग मीन्स ड्राइंग लाइन वट एवर यू आर डूइंग। इसमें हम सामने वाले पर्सन या ऑब्जेक्ट की को देखते हैं एंड देन सिंपली बगैर देखे अपने आई बॉल की मूवमेंट के साथ अपने हैंड की मूवमेंट करते हैं। और लाइक मतलब कि आप पेपर को नहीं देख रहे, आप अपने ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो आप ये मतलब लिटरली कहते हैं अंधाधुन आर्ट। ऐसा ही है। तो अगर मैं कहता हूँ कि मैं नहीं मानता कि आप मेरी इस तरह कर सकते हैं, आप मुझे दिखा के करा सकते हैं। चलें जी, आ जाएं। ये है जी मेरी ब्लाइंड कॉन्टूरिंग। ये देखें, वैसे इतना गुड लुकिंग नहीं हूँ मैं, लेकिन नाक आपने सही कैप्चर किया है। परेशान ना हो, अभी इसको कलर भी होगा तो मोस्ट प्रॉब्ली उसमें ज़्यादा रियलिज्म आ जाएगी, लेकिन अभी के लिए लेकिन आप देख सकते हैं कि मेरी एनके और मेरी नाक तकरीबन मेरे ख्याल है कि परफेक्ट मैच है। अच्छा, अब आप हिरा में साइन कर देंगी या आपने कर दिया? सिग्नेचर भी आर्टिस्ट का आर्टिस्टिक ही होना चाहिए। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत मेहरबानी। और ये आप मुझे दे दें, मैं घर ले जा रहा हूँ। थैंक यू। सी, देयर यू गो। क्लियर नहीं है, थोड़ा सा वेग है, इसको क्या कहते हैं? इसको इम्प्रेशनिज्म कहते हैं। अच्छा, उसका क्या मतलब है? इम्प्रेशन मतलब किसी चीज़ का तासुर पड़ना, तासुरात। और ये इम्प्रेशनिज्म छोटे छोटे स्ट्रोक से बनाया गया है, लाइक अ कॉमा। तो जैसे आप देख सकते हैं ये कॉमा से बनाया गया है। और मैं आप सबको चैलेंज करता हूँ कि मैं भी ड्राइंग कर सकता हूँ। आप मुझे बताएं कि क्या ड्रॉ करके दूँ? कोई एक चीज़ बताएं। कुछ भी नहीं, कुछ भी क्या होता है यार? कुछ भी तो कुछ नहीं होता है ना। किसी का पोर्ट्रेट बना लें, मैं आपका पोर्ट्रेट बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये है, कैसी है? हाँ, नहीं आर्ट नहीं है ये। कान, हाँ, कान बालों के पीछे छुपे हुए हैं यार। मतलब कुछ हर एक चीज़ बताने की नहीं होती है। देखिए, ये कान है। आपने इयररिंग्स तो नहीं पहनी ना? नहीं, बस सही है। तो एनीवे, ये आपका फाइनल पिक्चर है। देखें, बिल्कुल ऐसे आपको लग रहा होगा आप आईने में देख रही हैं। ऐसा ही है? नहीं है? नहीं है। पिछले 3 सालों में बहुत ह्यूज डिफरेंस आया है कि शुरू में अगर पेरेंट्स आके मुझसे अक्सर कंप्लेन करते थे कि क्योंकि हमने आर्ट इंट्रोड्यूस के साथ कराने के साथ साथ हमने उसमें आर्ट एग्ज़ाम भी इंट्रोड्यूस कराया ताकि उसकी एक वैल्यू बच्चों के अंदर डेवलप हो। तो उसमें डिफरेंस क्या है कि शुरू में पेरेंट्स आके कहते थे कि आर्ट क्यों करा रहे हैं, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं बच्चे, उस पर सारा तवज्जो क्यों दे रहे हैं। अब ये होता है कि पेरेंट्स आके ख़ुद कहते हैं कि आप प्लीज़ इनको घर से करने के लिए कुछ दें। समर कैंप में आप आर्ट क्लासेस रखें ताकि बच्चों के अंदर सेंस डेवलप हो कि आर्ट में क्या हो रहा होता है। और नॉट जस्ट स्टूडेंट्स बल्कि पेरेंट्स और टीचर्स में भी बहुत ज़्यादा ये एक्सेप्टेंस आ गई है, जो पहले एक्सेप्टेंस एक्चुअली नहीं थी। सो आर्ट प्रोग्राम में बहुत बड़ा डिफरेंस आया है। एक्चुअली यही हमारा स्ट्रगल रहा है कि एक इसके साथ एक स्टिग्मा अटैच्ड है कि आर्ट जिसको कुछ नहीं आता वो आर्ट करने लगता है, जिसका कहीं एडमिशन नहीं होता उसका आर्टिस्ट बन जाता है। तो एक्चुअली ये चीज़ एक डेवलप करना कि नहीं, ये ऐसा नहीं है, बल्कि इट्स अ प्रॉपर फील्ड। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आर्ट हमारी एजुकेशन की हद तक महदूद है, बल्कि इट्स पार्ट ऑफ आवर लाइफ। और प्लस इसमें बच्चों की डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होती है, ब्रेन डेवलप। तो ये था जिंदगी टेस्ट का। यार बहुत ज़बरदस्त, मैं तो रियली इंस्पायरिंग है। लेकिन मैं तो एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि उसके बाद मैंने हमने थोड़ी सी कंपटीशन भी की थी। अच्छा। कि मतलब लाइबा की तस्वीर स्केच बेहतर है या मेरा स्केच बेहतर है, तो उसके रिजल्ट भी आए हैं। अच्छा, और ये बच्चों की तरफ से, मैंने नहीं ये किया था। और उन्होंने कहा था कि फिर भी आपका दिल मतलब दिल ना आप हारे, आपके भी है तो अगर वो दिखाए स्क्रीन पर कंपटीशन का, तो उसमें आप देख सकते हैं कि 16% फिर भी कहते हैं कि मेरी ड्राइंग बेहतर है। तो आप देख सकते हैं कि मुल्क का मुस्तकबिल इतना रोशन नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। 16 में से 8% तो मैं हूँगा यार। अच्छा, तुम भी स्टूडेंट हो। तो मतलब लेकिन अच्छी बात यह है, और आपको याद होगा कि अभी पिछले हफ्ते आर्मी चीफ की भी तस्वीर आई थी, चेस खेल रहे थे, चेस खेलते हुए, है ना।
और इनफैक्ट अगर आप गौर से उस तस्वीर को देखें तो वो जो लड़की है जिसके साथ वो खेल रहे हैं 8 पॉन्स मारे थे चीफ साहब के। चीफ साहब को तो उसने 8 पॉन्स मार दिए थे उसने। और तो मैं जानना चाहूंगा कि वैसे कि जीता कौन था ये यार? वो तो अब मतलब आपको नहीं बताया जाएगा, लेकिन गफूर भाई को फोन कर सकते हैं। दूसरा ये कि उस बच्ची के बारे में जब शहजादा आए थे तो चेस पे भी बात हुई थी कि भाई वहाँ पर जो है ना, और ये बच्ची जो है सुना है बहुत अच्छा खेलती हैं, तो मेरे ख्याल में कभी इनको बुला करके ना तुम्हारा भी इनसे मैं मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ। जिस तरह मैंने 8 में हराया सबको, तो मैं चेस में भी हरा सकता हूँ। देखिए मुझे बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं, बिल्कुल ऐसे ही हराएंगे आपको तो मैं चिट कर दूंगा बॉस। आपको आइडिया नहीं है, चैंपियनशिप जीती है। सबसे अच्छी बात ये कि यार हमारे बच्चे एटलीस्ट ऐसा अच्छा काम कर रहे हैं, एटलीस्ट दे ट्राइंग, जो हम लोग नहीं कर पाए। भाई बच्चा जो है वो काम कर सकता है, सामने जो काम करवाने वाला है वो काम निकलवाता है उससे। ये भी है नो डाउट। तो वो बंदा होना चाहिए। बहरहाल शहजाद राय ये काम तो कर रहे हैं ना जी। तो फिलहाल इतना ही, कल तक के लिए हम तीनों को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।